आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास में जो हम बातें करने वाले हैं ना उसका नाम है टॉप 140 सब्जेक्टिव। और आप समझ लो कि जिस दिन एसएसटी में टॉप 140 सब्जेक्टिव कर लोगे तो किसी का मजाल है कि इतना से बाहर आपका एग्जाम पूछ देगा। नहीं पूछेगा मेरे दोस्त, क्योंकि पता है ये जो हम टॉप 140 सब्जेक्टिव जो हम छाटे हैं ना वो आपको क्वेश्चन बैंक से भी सवाल है, मॉडल पेपर से भी सवाल है, और आपका पूरा का पूरा जो बुक है ना वो निचोड़ करके हमने लाया है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले बात मैं आपको यह बता देना चाहता हूं ना कि टॉप 140 का सीरीज मात्र आप 3 से 4 क्लास कीजिए। इसके बाद 5वां क्लास करने से पहले आप अपने दिल से पूछिए कि सच में जो संदीप कुमार पढ़ाता है वही आता है या नहीं आता है। मैं तो वही कहूंगा ना मेरे दोस्त कि मैं पढ़ाऊंगा वही जो आपका बोर्ड एग्जाम पूछेगा, और बोर्ड एग्जाम पूछत हुई है वही जो संदीप कुमार पढ़ावत हुई। ठीक है, तो सबसे पहले सर क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए अब की बार 475 प्लस, क्योंकि हम सबका मिशन है मेरे दोस्त अब की बार 475 प्लस, और ये करके रहेंगे क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ गया नु रे? हाँ, चलते हैं सर, क्लास को शुरू कर देते हैं। क्लास क्योंकि सर ज्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आपको पता है सर कि हम डेली शाम को 6 बजे और 8 बजे हम आते हैं यूट्यूब पे। तो सर आपको जुड़ना होगा मेरे दोस्त, आपको संकल्प लेना होगा, खुद से आपको वादा करना होगा कि सर अब की बार हमें भी कुछ अलग करनी है, क्योंकि जब तक जिंदगी में अलग नहीं करोगे ना मेरे दोस्त तब तक ये समाज तुम्हें कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, चलते हैं सर, बाकी ज्यादा बातें करेंगे तो मजा नहीं आएगा। आना सर आज की क्लास का पहला सवाल, ये सवाल ना तो मेरे नाम ना तो तेरे नाम, ये सवाल आपके एग्जाम के नाम। कहिएगा सर सवाल क्या है? आपको पता होगा सर कि आपके एग्जाम के लिए सर ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। कहता भारतीय कृषि की 5 विशेषता को लिखे। हमारी भारतीय कृषि की 5 विशेषता कौन कौन सी है हमें यही बताना है। ठीक है, अब मेरी बातों को सुनिए सर, हमारे भारतीय कृषि की 5 ही नहीं बहुत सारी विशेषताएं हैं, क्योंकि हमारा भारत देश जो है ना वो कृषि प्रधान देश है। हमारा भारत देश जो है ना मेरे दोस्त वो गांवों का देश है, और हमारा भारत का 70% से अधिक लोग कृषि पर आधारित है। तो हमें बोला है कि कृषि की 5 विशेषता को लिखना है। कृषि की 5 विशेषता ने 1000 विशेषता बता देंगे, क्योंकि हमारा भारत देश जो किसानों का देश है, मजदूरों का देश है। सर समझ सकते हो ना? आ जाना। कहता है क्या सर कि भारतीय कृषि की निम्नलिखित विशेषता है। पहला विशेषता क्या है? भारत के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है। भारत के अधिकांशता लोग कृषि पर निर्भर है, पहला विशेषता। दूसरा, सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भरता है। भारत में जब सिंचाई करता है, किसान खेती करता है ना सर, तो सरकार की तरफ से पानी का कोई व्यवस्था नहीं करवाया जाता है, कोई मुहैया नहीं कराया जाता है। किसान वर्षा की पानी पे निर्भर रहता है। जब वर्षा की पानी नहीं आता है तो किसान का फसल मर जाता है। तो हमें बोला है कि सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भरता है, कोई सरकार की तरफ से कोई मुहैया नहीं करा जाता है पानी को। ठीक है, फिर कहता है कि कृषि के वैज्ञानिक तरीकों का नहीं बल्कि पुराने तरीका का प्रयोग करना। मतलब हमारे देश में कृषि का जो उपयोग किया जाता है, खेती किया जाता है, वो कोई वैज्ञानिक तरीका से नहीं किया जाता है, पुराने तरीका से यहाँ पे खेती किया जाता है। तो हमने यही लिखा है मेरे दोस्त कि यहाँ पे हमने लिखा है क्या कि कृषि के वैज्ञानिक तरीकों का नहीं बल्कि पुराने तरीका का उपयोग करना, मतलब प्रयोग क्या मतलब करना। ठीक है, मतलब यहाँ पे कृषि करने के लिए पुराने तरीका का उपयोग किया जाता है, कोई वैज्ञानिक तरीका का उपयोग नहीं किया जाता है। फिर बोला है कि कृषि से उद्योग धंधे के लिए कच्चा माल की प्राप्ति होती है। हमारे देश में इतने बड़े बड़े उद्योग हैं, उस सबका सब उद्योग किसानों से चलता है, क्योंकि जब तक कच्चा माल जाएगा नहीं तब तक उद्योग चलेगा नहीं। तो हमने यही लिखा है कि कृषि से उद्योग धंधे के लिए कच्चे माल की प्राप्ति, मतलब उद्योग धंधा के लिए कच्चे माल की जो प्राप्ति होता है वो कृषि से ही होता है। ठीक है, तो चलते हैं सर, एक बार सबको ही मेरे साथ बोलना पूरा का पूरा को। हमने क्या बोला है कि भारतीय कृषि की 5 विशेषताओं को लिखें। ठीक है, आ जाना। सबसे पहले आप एक बार पूरा लेक्चर को देख लीजिएगा, इसके बाद दोबारा अपने हाथ में कॉपी रखिएगा और एक कलम रखिएगा, एकदम नंबर बाय सीरियल बाय पूरा का पूरा क्वेश्चन को लिख लेना है। ठीक है, हाँ
आइएगा, हमें क्या बोला है, हमें बोला है ना सर कि भारतीय कृषि की 5 विशेषता को लिखो। तो हमारा भारतीय कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला विशेषता क्या है कि भारत के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है। दूसरा क्या है, सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भरता है। तीसरा क्या है, कृषि के वैज्ञानिक तरीका का नहीं बल्कि पुराने तरीका का प्रयोग करना। चौथा क्या सर, कृषि से उद्योग धंधे के लिए कच्चे माल की प्राप्ति। आइएगा सर, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर 3 की तरफ तो बढ़ो न जी। मेरे दोस्त जरा ये बताना कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। सच में ये क्लास अच्छा लग रहा है ना सर? तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बनता है मेरे दोस्त, क्योंकि आप समझ सकते हो, ठीक है ना। हाँ, और टॉप 140 सब्जेक्टिव एसएसटी का करके हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया यूट्यूब पे, ठीक है। वो प्लेलिस्ट में आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलो सर, आते हैं हम लोग सवाल नंबर कितना 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा बिजोड़ क्वेश्चन है सर। हाँ, सवालों बिजोड़ हमारे पास रहता है। हाँ देखो की कहता है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी। आए, इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी, हमको ये बताना है। ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा बाधा था। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा बाधा था। तो हमें बोला है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी। तो कहता क्या है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा बाधा था। जब इटली और जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा बाधा बन गया था, ठीक है। क्योंकि मेटरनिक जो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रेलिया का क्या था, चांसलर था। उसने इटली और जर्मनी को छोटे छोटे भागों में बांट दिया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा बाधा था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के मेटरनिक जो था वो हमारा ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, ठीक है। जो कि क्या किया था ना कि इटली और जर्मनी को छोटे छोटे भागों में बांट दिया था, कुछ क्षेत्रों को अपने अधीन कर चुका था। मेटरनिक जो था वो कुछ क्षेत्रों को अपने अधीन कर चुका था। उसने क्या बोलता है, पुरातन राजतंत्र लागू कर दिया था। मतलब उन्होंने पुराने राजतंत्र लागू कर दिया था। मेटरनिक के डर से राष्ट्रवादी आंदोलन दब जाते थे। जब जर्मनी और इटली को लोग मतलब जब राष्ट्रवादी मतलब आंदोलन करते थे तो मेटरनिक का एक खौफ था उस टाइम, जो ऑस्ट्रेलिया का था, उसके डर से सारे का सारे मतलब आंदोलन दब जाते थे। उनकी आवाज पहुंच नहीं पाती थी लोगों तक, जो मतलब उनका अधिकार मिल सके, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या बोला सर, एक बार जरा मेरे साथ आना कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा बाधा था। यहां तक का तो सबका मैटर खत्म है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा बाधा था। फिर हमने क्या बोला है, क्योंकि मेटरनिक जो कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रेलिया का क्या था, चांसलर था। उसने इटली और जर्मनी को छोटे बड़े भागों में बांट दिया था। मतलब इटली और जर्मनी को छोटे से बड़े भागों में क्या कर दिया था, बांट दिया था। कौन, मेटरनिक ने बांट दिया था। कुछ क्षेत्रों को अपने अधीन भी कर चुका था। उसने पुरातन राजतंत्र लागू कर दिया था। मतलब जो होता है ना सर, शासन का मतलब राजा का शासन होगा, ऐसा उन्होंने लागू कर दिया था। फिर कहता है मेटरनिक के डर से राष्ट्रवादी आंदोलन दब जाते थे। मेटरनिक का एक खौफ था जो कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, और उसकी वजह से जर्मनी और इटली का एकीकरण में बहुत बड़ा बाधा था मेटरनिक का। मतलब मेटरनिक नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। मेटरनिक ने इटली और जर्मनी को दो छोटे बड़े भागों में बांट दिया था, ठीक है। और मतलब कुछ भाग ऐसा था इटली और जर्मनी का जो मेटरनिक ने अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। तो एक बार जरा मेरे साथ आना और सबको ही मेरे साथ बोलना जरा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। हमने क्या बोला है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा बाधा था, क्योंकि मेटरनिक जो कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, सच बात है सर, उसने इटली और जर्मनी को छोटे बड़े भागों में बांट दिया था, कुछ क्षेत्रों को अपने अधीन कर चुका था। उसने पुरातन राजतंत्र लागू कर दिया। मेटरनिक के डर से राष्ट्रवादी आंदोलन दब जाते थे। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर 3 की तरफ तो आओ न जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तनी गौर फरमाइएगा सर। एक बात आपको समझना होगा मेरे दोस्त,
जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना सर कोई चीज को, सर अच्छे चीज को समझो, क्योंकि समझना आपका काम है मेरे दोस्त। कहता है ना मेरे दोस्त कि मेरी आंखों में सपना है, जब एक इंसान गरीब घर में पैदा लेता है ना सर, एक मध्य फैमिली में जब इंसान पैदा लेता है ना सर, तो उसी टाइम उसके माथे के ऊपर जिम्मेवारी हो जाता है। क्योंकि हम लोग मध्य फैमिली से आते हैं मेरे दोस्त, जहां पे परिवार में एक सदस्य बढ़ जाता है ना, तो हम लोग का टेंशन बढ़ जाता है कि अब उसका खर्चा कैसे चलाना है। तो आप समझ सकते हो सर, तो आपको समझना होगा मेरे दोस्त। और आप छोटी छोटी चीज़ों को एक अलग लेवल में ले लेते हो, नहीं सर, पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि आपको ये तकदीर के साथ साथ आपका तस्वीर बदलना है। ठीक है, चलो सर आते हैं जरिए हम लोग अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है? कहा ही जाएगा, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है? कहा जाएगा, कहेगो काहे? हमने आपको पहले ही बोला है, हमारा भारत देश जो है वो किसानों का देश है, मजदूरों का देश है, गांवों का शहर भारत हमारा है। और भारत में लगभग 70% लोग कृषि पे आधारित है। उनके पास कोई धंधे नहीं है, उनके पास कोई बिजनेस नहीं है, उनके पास कोई नौकरी नहीं है, उनके पास कोई मतलब बड़े बड़े उद्योग नहीं है, उनके पास कोई बड़े बड़े कारखाना नहीं है, उनके पास कोई बड़े बड़े बिजनेस नहीं है। 70% लोग कृषि पे आधारित है, और वही 70% लोग कृषि पे आधारित है, और वही कृषि से बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं। ठीक है, आ जाना सर। तो हमने क्या बोला है आपको कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है? कहता है क्या कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। हमने क्या बोला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर आधारित है। देश की कुल जनसंख्या का 70% लोग कृषि से जुड़े हैं। देश की पूरे देश का कुल जनसंख्या का 70% लोग जो है वो कृषि से जुड़े हैं। इनका जीवन यापन कृषि से होता है। ये जो 70% लोग कृषि से जुड़े हैं, इनका जीवन यापन कृषि से ही होता है। फिर कहता है कि भारत की, फिर पैराग्राफ चेंज करना है सर। ठीक है, जहां पे खत्म होगा ना उसका जस्ट नीचे वाला लाइन वहीं से लिखना है। भारत की राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होती है। उद्योग के लिए कच्चे माल की प्राप्ति कृषि से होती है, इसलिए कृषि देश के विकास का आधार भी कहा जाता है। कृषि जो है वो हमारा देश के विकास का आधार भी कहा जाता है। तो हमने क्या बोला मेरे दोस्त कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। एकदम पहला पॉइंट नोट कर लेना। फिर क्या कहता है कि देश की कुल जनसंख्या का 70% लोग कृषि से जुड़े हैं। इनका जीवन यापन कृषि से होता है। ठीक है, फिर यहां से पैराग्राफ चेंज करना। फिर कहता है कि भारत की राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होता है। उद्योग के लिए कच्चे माल की प्राप्ति कृषि से होती है, इसलिए कृषि देश के विकास का आधार भी कहा जाता है। मतलब कृषि जो है वो देश के विकास का आधार भी कहा जाता है। अब जरा बताना सर कि ये समझ में आपको आया कि नहीं आया? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो एक बार अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। आओ जी, थोड़ा सा आइएगा सर जी, मेरी तरफ आइएगा। क्या कहता है तनी गौर फरमाइएगा कि भूकंप, अरे रे भाई रे, भूकंप और सुनामी को परिभाषित कीजिए। देखो सर, आप अगर किसी चीज को चाहोगे ना तो एसएसटी है। इस बात को समझना मेरे दोस्त, एसएसटी है। इसे चाहो कि जितना किसी भी क्वेश्चन को जितना आसानी और जितना इजी वे में आंसर दें, हाँ एसएसटी का सवाल को, क्योंकि एसएसटी है मेरे दोस्त, किसी को याद नहीं रहता है। और जाओगे कॉपी में लंबा लंबा बात लिख के आओगे, मास्टरों सोचेगा की लिख दिया रे, अरे 2 नंबर की जगह 1 नंबर दे देगा। सर परिभाषा में दम होनी चाहिए। परिभाषा जो आप लिख रहे हैं उसमें ताकत होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। हाँ ठीक है, एकदम अपने लैंग्वेज में परिभाषा को लिखो ताकि मास्टर भी एक बार पढ़े तो समझ जाए और वो पूरा का पूरा नंबर दे। ठीक है, हमने क्या बोला है सर? हमने बोला है ना सर कि भूकंप और सुनामी को परिभाषित कीजिए, यानी भूकंप क्या और सुनामी क्या है। तो कहता क्या है कि भूकंप क्या है?
पृथ्वी को अचानक कंपन की घटना को भूकंप कहते हैं। बस एकदम एक लाइन में आंसर। पृथ्वी को अचानक, अगर पृथ्वी अचानक कंपन करने लगेगा तो उसी घटना को क्या कहेंगे? भूकंप कहेंगे। ठीक है। फिर क्या कहता है? सुनामी, समुद्र में अचानक ऊंची तरंग उत्पन्न की सुनामी कहते हैं। सुनामी समुद्र में आता है, भूकंप पृथ्वी पे होता है। अगर भूकंप आएगा सर, देखो अगर पृथ्वी एकाएक अगर कंपन करने लगेगा तो मान लो भूकंप आया है, सुनामी आएगा समुद्र में। ठीक है। चलो सर आते हैं सवाल नंबर कितना? 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है वैसा संसाधन जिसको एक बार प्रयोग कर लेने के बाद वो दोबारा प्रयोग में आ सके, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार हमने प्रयोग कर लिया वो खत्म हो गया, वो अनवीकरणीय संसाधन होगा। हमने क्या बोला कि नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होंगे जिनको एक बार हम प्रयोग कर लेंगे तो वो दोबारा भी उत्पन्न हो सकता है, उसी को क्या कहता है? नवीकरणीय संसाधन। जैसे सर समझ लो कि सौर ऊर्जा को उपयोग करने बाद कभी दोबारा खत्म होता है? सौर ऊर्जा नहीं खत्म होता है सर। लेकिन कोयला को एक बार उपयोग कर लेंगे तो वो खत्म हो जाता है, तो वो अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। हाँ आइएगा सर, हमें क्या बोला है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? कहता है वैसे संसाधन जिन्हें दोबारा प्राप्त किए जा सकते हैं उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जिन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सके, दोबारा प्राप्त किए मतलब दोबारा प्राप्त किया जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। हाँ हमने क्या बोला है कि वैसे संसाधन जिन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब ऐसा है जो कभी खत्म होता ही नहीं है, तो ये सब हमारा क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। क्या है मेरे दोस्त? तो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि नवीकरणीय संसाधन कब होगा और नवीकरणीय संसाधन कब होगा। तो नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है कि एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा वो काम में आ सके, वो नवीकरणीय संसाधन है। जो कभी खत्म होता ही नहीं है वो हमारा नवीकरणीय संसाधन है। और जिसको एक बार प्रयोग कर लिए तो वो दोबारा प्रयोग में नहीं आएगा, उसे हम लोग कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। एक बार पेट्रोल को खत्म कर देंगे तो क्या पेट्रोल दोबारा आ जाएगा हमारी गाड़ी में? नहीं आता है सर, यही चीज को तो समझना है। ठीक है। चलो सर एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं, सबसे पहले आप इसे देख लीजिएगा सर। आप सभी का सबसे ज्यादा डिमांड होता है सर इसी का। ठीक है, हम इसी का चर्चा कर देते हैं। देखो सर सबसे पहले हम सब का डिमांड होता है सर कि हम चैप्टर वाइज नोट्स को पढ़े, चैप्टर वाइज नोट्स पढ़े, वो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज पढ़े और फ्रेश रूप से पढ़े। तो आपको पता होनी चाहिए कि हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट का, सिर्फ मैथ नहीं है, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स। अब कहोगे सर कि ये रिटेन नोट्स है, हाथ वाला नोट्स है तो परिभाषा सर मेरी भाषा में है, तो डिफिनेशन मेरे लैंग्वेज में है, तो सब कुछ मेरा लैंग्वेज में, लेकिन हमने इसे थोड़ा सा मॉडरेट बनाने के लिए, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी में बनाने के लिए हमने इसे टाइपिंग करवाया। और टाइपिंग का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से है सर। ये सिर्फ एक चैप्टर का इतना है, ज्योग्राफी का है, ये पूरा ज्योग्राफी इसमें है। पूरा ज्योग्राफी नहीं मतलब पूरा ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का पूरा इसमें है ऑब्जेक्टिव। ठीक है। हाँ तो सर हमने चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाया है इस पीडीएफ नोट्स में, जहां पे आपको साइंस का तीनों सब्जेक्ट मिलेगा, एसएसटी का सभी सब्जेक्ट मिलेगा उसमें, हिंदी प्लस बुक प्लस ग्रामर दोनों मिलेगा, इंग्लिश बुक प्लस ग्रामर दोनों मिलेगा, आपको इंग्लिश मिलेगा, संस्कृत मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। आप कहोगे सर पैसा कितना चाहिए आपको? हमरा ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए सर, हमको इतना पैसा चाहिए कि सिस्टम चल सके। हाँ तो सर आपके लिए इसका एक बहुत बड़ा ऑफर अभी चल रहा है, मात्र 199 रुपया में। कहोगे सर ये मात्र 199 रुपया में? हाँ क्वालिटी देंगे सर, आप पढ़ोगे तो सर कहोगे कि सच में बात ही इस पीडीएफ का अलग है। तो सर मात्र आपको 199 रुपया में मिल रहा है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अब कहोगे सर कि इसको हम लेंगे कैसे? तो आपके सामने ये जो नंबर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला नंबर 7295047337, यही नंबर पे आपको फोन पे चलता है, गूगल पे चलता है, पेटीएम चलता है। साथ ही
यही वाला व्हाट्सअप नंबर के डीपी में क्यूआर कोड लगा होगा, स्कैनर लगा, आप उस पर भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, या फिर किसी से आप करवा भी सकते हो। ठीक है, और पेमेंट करवा करके उसका स्क्रीनशॉट पेमेंट का आपको इसी नंबर पे भेज देना है। जैसे पेमेंट का स्क्रीनशॉट ये वाला व्हाट्सअप नंबर पे भेजोगे तो 1 मिनट के अंदर में आपके व्हाट्सएप पे सारा का सारा पीडीएफ सेंड हो जाएगा। मिनट नहीं लगेगा, सेकंड में आपके पास सारा का सारा पीडीएफ चला जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा ज़्यादा कॉल मत कीजिएगा, आपको पीडीएफ लेना रहेगा, क्योंकि सर हमारे पास स्टाफ एक है और सब कुछ उसी को देखना रहता है। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा, इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बाकी थैंक यू, आप समझ गए होंगे हमारी बातों को, हमने क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। चलो सर आगे सवाल नंबर 6 की तरफ आता है। कहता है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? आए, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? आज के डेट में मुद्रा प्रणाली होने लगा सर। आज हम किसी चीज को, किसी वस्तु को लेते हैं ना, तो मुद्रा के माध्यम से लेते हैं। सपोज जैसे मान लो ये अमूल का है, अब इसको हम लेने जाना है। ठीक है सर, आज के डेट में जाएंगे तो इसको हम पैसा देंगे तब ये हमें देगा। ठीक है, लेकिन अगर वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है ना, कि वो हमें अमूल का दूध देगा तो हम उसको 1 किलो चावल दे देंगे। ठीक है, तो वो होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु से वस्तु का लेन देन करना। ठीक है, जैसे मान लो सपोज डेट का हमको भैंस लेना है तो कोई हमको बैल दे देगा, मतलब हम उसको बैल दे देंगे तो हमको भैंस दे देगा। सपोज डेट मान लो कि हमको दाल की जरूरत है तो उसको मतलब हम उसको चावल दे देंगे तो वो हमको दाल दे देगा। मतलब पहले क्या होता था कि खरीदा नहीं जाता था वस्तु को लेन देन किया जाता था, अदला बदली किया जाता था। ठीक है, हाँ, तो यही कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, तो वस्तु से वस्तु का लेन देन करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। हमने क्या बोला कि वस्तु से वस्तु का लेन देन करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला है सर, जरा गौर करना कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो कहता है ना कि विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते है। हमने क्या बोला है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, तो कहता है वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। काहे को टेंशन रे, आ जाना सर। जैसे देखो, गेहूं से चावल का बदलना, हमको गेहूं की जरूरत है और उसको चावल की जरूरत है, तो हमने अपना मतलब वो हमको अपना गेहूं दे दिया, हम उसको अपना चावल दे दिए, मैटर खत्म हो गया। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है ना कि वस्तु से वस्तु का लेन देन करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है, चलो सर आते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। कहता है समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? ये समोच्च कृषि क्या होता है? बड़ा लफड़ा वाला सवाल है सर, बड़ा अच्छा भी सवाल है सर, सवाल में क्वालिटी भी है सर, दम भी है सर, ताकत भी है सर। हाँ, जबकि ये सवाल पूछा है सर। ठीक है, हाँ आओ। कहता है क्या सर कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों, देखो सर, पहाड़ी क्षेत्र जो होता है ना वो ऐसे होता है, पहाड़ी क्षेत्र की भूमि ऐसे नहीं होती, पहाड़ी क्षेत्र की भूमि ऐसे होती है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र की जो भूमि होती है ना सर वो ऐसे होती है। ठीक है, अब समझना सर, जब ऐसे होती है ना पहाड़ी क्षेत्र की भूमि, तो अब समझना कि जब पहाड़ी क्षेत्र की भूमि ऐसे नहीं रहता, ऐसे रहता है। अब इस पर हमको खेती करना है। जब खेती करना है सर, तो जब हम खेत को अच्छा से जोतेंगे तो ऊपर से जब पानी आएगा तो सबको दहा करके ले चल जाएगा। चल जाएगा या नहीं चल जाएगा? चल जाएगा लेकर के। तो वहां के किसानों ने एक उपाय को आजमाया और पूरे खेत को जब जोतता था तो इस प्रकार से गोल गोल जोतता था, गोल गोल जोतता था, गोल गोल जोतता था। ठीक है, अब गोल गोल जोतता था तो ऊपर से जब पानी आता था ना तो गोल गोल पानी घूमते रह जाता था, जिससे फसल बर्बाद नहीं होता था। हमने क्या बोला कि पहाड़ी क्षेत्रों की जो भूमि होती है वो ऐसे नहीं होती है, ये ऐसी होती है। और जब भूमि ऐसे है तो इसमें खेती करना थोड़ा सा सब पानी नीचे गिर जाएगा ना, तो वहां के किसानों ने खेत को गोल गोल जोता, गोल गोल जोता समोच्च रेखा की तरह, जिससे जब पानी आता था तो घूमते रह जाता था पानी, फसल को नहीं दहा पाता था। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है सर क्या कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? कहता है पर्वतीय ढालों में कृषि करते समय वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई कर कृषि खेती की जाती है, तो इस खेतों की आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे समोच्च कृषि कहा जाता है। इसलिए इस प्रकार के कृषि इसलिए इसे समोच्च कृषि कहा जाता है।
हमने क्या बोला है सर कि कहता है क्या सर कि पर्वतीय ढालों में कृषि करते समय वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई कर कृषि खेती की जाती है। मतलब कहता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ढालों में जो खेती की जाती है वो वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई किया जाता है। मतलब ऐसे गोल गोल खेत को जोता जाता है, ठीक है, जिससे पानी आएगा ना तो ये घूम जाएगा, ना कि पूरा फसल को दहा देगा। ठीक है सर। हाँ, कहता है तो इस खेतों की आकृति जो होती है समुच्च रेखा की तरह होती है। इस खेत की जो आकृति होती है वो समुच्च रेखा की तरह होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, समुच्च कृषि के नाम से जाना जाता है। चलो सर, आते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखना जरा, अपने सिस्टम पे कंट्रोल करना कि सच में ये जो सवाल है ना मेरे दोस्त वो एकदम लल्लन टॉप सवाल है, और ये सवाल के बारे में आपको जितना बोल देंगे ना सर उतना कम पड़ जाएगा। सच बता रहा हूं, सवाल में एक अलग लेवल का जुनून है सर, अलग लेवल का जोश है मेरे दोस्त, ठीक है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा सर। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूं, जो लोग हमसे मतलब पढ़ते रहते हैं तो इनको मैं बता देना चाह रहा हूं कि देखो सर, हम YouTube पे जो भी पढ़ाते हैं ना, देखो ये वाला आपको करना क्या है ना, यहां से एक बार देख लिए, फिर इसको आपको दोबारा इसको वीडियो देख करके इसको पूरा का पूरा लिख लेना है, ठीक है सर। हाँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उसका PDF आपको टेलीग्राम पे जाता है। अब कहोगे सर कि हम टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करेंगे, और सारा नोटिस भी टेलीग्राम पे जाता है, ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करेंगे सर, देखो तो आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और टेलीग्राम में जाकर के सर्च करना संदीप कुमार ऑफिशियल, टेलीग्राम में जाकर के सर्च करना संदीप कुमार ऑफिशियल। जैसे टेलीग्राम में इतना सर्च करोगे ना सर तो मेरा आईडी खुल जाएगा, ठीक है, उसी आईडी को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। उसी आईडी को ज्वाइन करना है जिसमें लगभग 13,000 से अधिक लोग ज्वाइन है, ठीक है, वो मेरा ऑफिशियल आईडी। वरना फेक आईडी ज्वाइन करोगे फिर कहोगे मामला गड़बड़ हो जाएगा सर, फिर करोगे कच्ची कच्ची आ रहा है इसमें। हाँ, ठीक है, साथ ही साथ मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-1842 फॉलो मी, वरना रात के सपना में आएंगे, सिस्टम को खराब कर देंगे, ठीक है सर। हाँ, चलो सर आ जाइएगा, आप बात को समझ गए होंगे। जितना भी नोटिस वोटिस रहता है कि कब क्लास चलेगा नहीं चलेगा, कैसे कैसे क्लास चलेगा, वो सब कुछ हम आपको उसी पे सेंड करते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो प्लीज़ आप लोग भी शेयर करो चीज़ों को, है ना, आगे बढ़ाओ चीज़ों को। क्लास अच्छा लग रहा है सर तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लग रहा है तब वो लाइक कर दो, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्लास कैसा लग रहा है। आ जाओ सर, हमें क्या बोलता है अगला सवाल कि भूकंप क्या है, इसके बचाव के लिए किन्हीं 2 उपाय को उल्लेख करें। हमें बोला कि भूकंप क्या है, इससे बचाव के लिए हमें 2 उपाय बताना है कि भूकंप से हम कैसे बच सकते हैं, इसका 2 उपाय बताना है। कहता है क्या सर कि जब किसी बाहरी या आंतरिक कारणों से पृथ्वी के भूकंप में कंपन उत्पन्न होता है, पृथ्वी के भूतल में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। हमने क्या बोला है सर, हमने बोला है ना कि जब किसी बाहरी या आंतरिक कारणों से पृथ्वी के भूतल में कंपन उत्पन्न होता है। अब हमने क्या बोला है कि जब किसी बाहरी और आंतरिक कारणों से पृथ्वी के भूतल में कंपन उत्पन्न होता है, पृथ्वी के भूपटल में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। हमने क्या बोला है कि जब किसी बाहरी या आंतरिक कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। इससे बचाव के निम्नलिखित उपाय है। पहला उपाय कहता है भूकंप रोधी मकानों का निर्माण करना। जब आपके एरिया में ज़्यादा भूकंप आता है तो भूकंप रोधी का मकान का निर्माण करो। फिर कहता है इससे सुरक्षा के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना, मतलब इससे बचा कैसे जा सकता है, लोगों को बताना, लोगों को जागरूक करना कि भूकंप उतना भी खतरनाक चीज़ नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो लोगों को बताना, लोगों तक समस्याओं को पहुंचाना, लोगों को जगाना, वही क्या कहलाता है सर, हमारा। ठीक है, हाँ, तो एक बार सर सब ही का मिशन होनी चाहिए। अब जरा एक बार हमें कमेंट करके बताना सर कि किनका किनका मिशन 475 प्लस है। जिनका भी मिशन 475 है ना मेरे दोस्त, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अब की बार 475 प्लस। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो सर।
ठीक है। लेकिन एक बात हम और कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि हमेशा से कहता है ना सर, क्योंकि देखो जब तक जिंदगी में पढ़ोगे नहीं सर ना, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई साधन है भी नहीं जो आप अपने कोई साधन और भी कोई साधन आजमा सकते हो। सिंपल बात है मेरे दोस्त, क्योंकि कहता है ना कि मुझे मोहब्बत है इस हाथ की 10 अंगुलियां से, कहता है कि मुझे मोहब्बत है इस हाथ की 10 अंगुलियां से, क्योंकि पता ना माँ ने किस अंगुली पकड़कर मुझे चलना सिखाई, पता ना माँ ने किस अंगुली पकड़कर मुझे चलना सिखाई। तो आप समझ सकते हो मेरे दोस्त कि आपके पास कोई उपाय नहीं है सर, अब आप पढ़ो और आगे बढ़ो, बस यही आपके पास उपाय है सर, ठीक है। वरना फिर वही खेत में तुम भी जाओगे और रखोगे कंधे पे गमछी, हाथ में हल और कुदार। सर तकदीर के साथ साथ तस्वीर बदल दो ना, जाग जाओ ना सर, क्यों सोए हो अंधेरे में, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। क्लास कैसा लगा जरा कमेंट करके बता देना। बाकी सर इसका अगला क्लास भी चलेगा बहुत जल्द, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।